एंड वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में तीसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले गाइस हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है पढ़ के। फाइनली अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। गाइस, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू ग्रुप्स or atoms from adjacent carbon atom are eliminated with the formation of unsaturated compound alkene or alkyne, the reaction is called elimination reaction. Guys, elimination reaction में ये बात बोली गई कि जब किसी कंपाउंड में adjacent कार्बन से कुछ ग्रुप्स या कुछ एटम एलिमिनेट हो with the formation of एल्कीन या एल्काइन, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को गाइस क्या बोला गया? एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइन, यही बोला गया कि टू ग्रुप्स और एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम एलिमिनेट विद द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज एल्कीन और एल्काइन, द रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइन, तो ये बात तो समझ में आ गई कि किसी कंपाउंड से कुछ एलिमिनेट होगा, उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में पहला हम लोगों ने लिया है फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से नाम से आपके समझ में आता होगा गाइस, क्या होता है इसका मीनिंग? रिमूवल ऑफ HX। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे कोई एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पे लिया, एल्किल हैलाइड पे अगर गाइस देखिए आप, ये इस कार्बन से X लीव कर रहा है, जिससे गाइस X लीव करता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिससे H निकलता है उसे बीटा कार्बन बोलते हैं। अभी हम उसे पढ़ेंगे। अल्फा बीटा एडजेसेंट कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है फाइनली, तो अनसैचुरेशन एल्कीन बन रहा है गाइस। दूसरा एग्जांपल एलिमिनेशन में हम लोगों ने क्या लिया? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? रिमूवल ऑफ H2O। गाइज, ये कोई अल्कोहल है जिसका कंसंट्रेट H2SO4 या H+ के साथ हीट करें गाइज, तो एल्कीन फॉर्मेशन होता है और फाइनली वाटर एलिमिनेट होता है। तो गाइज, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली दो रिएक्शंस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ इस बात में आगे लिखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइज, फिर क्या बोला गया है कि द एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोसीड बाय आइदर यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म डिजाइनेटेड एज E1, E2 एंड E1CV। गाइज, ये बोला गया है कि जो अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हो वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। फाइनली जो नाम दिए गए हैं, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1CV मैकेनिज्म, यानी एलिमिनेशन में भी गाइज हमको तीन अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म डिस्कस करना है, जो आपको इस तरह से तीनों नाम दिए गए हैं। चलिए गाइज, एक एक रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले E1 मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एक एक रिएक्शन समझते हैं। गाइज, पहले मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, जिसे E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E1 या इन शॉर्ट E1 मैकेनिज्म, दोनों पढ़ सकते हैं। फाइन, अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला पर ये देखा क्या बोला गया, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहली बात कि ये भी गाइस क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, द एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल अंडरगो स्लो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म्ड ए कार्बोकैटायन which is RDS, rate determining step guys. In second step, base abstract a proton H+ from the beta carbon atom, also called beta elimination. ओके गाइज, यानी ये बोला गया कि E1 मैकेनिज्म में भी फाइनली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का स्लो डिसोसिएशन होता है, यानी कार्बोकैटायन बनता है। इस स्टेप को गाइज RDS बोला गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला गया। और दूसरे स्टेप में क्या होता था, जो उस रिएक्शन में बेस इन्वॉल्व होगा, वो बेस बीटा कार्बन से प्रोटॉन H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड जनरेट होगा। फाइन, जैसे पहला स्टेप में अगर हम लोग लिखें मैकेनिज्म, फाइन, पहले से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
मैकेनिज्म में बोला गया फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी अगर हम लोग उसी एल्किल हैलाइड को लें जिसके बारे में अभी हम लोग सोच रहे थे, कुछ इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड, तो पहले स्टेप में ये बोला गया है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो वो डिसोसिएट होगा और इसे स्लो डिसोसिएशन यानी ये RDS बोला गया। फाइन। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा तो क्या बनेगा, CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव, ठीक है, Br-। क्या यही कार्बोकेटायन बना? ठीक है, पहले स्टेप में यही हुआ। स्टेप 2 क्या कहता है, दूसरा स्टेप कह रहा है बेस OH माइनस अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन H+ फ्रॉम बीटा कार्बन। अच्छा, बीटा कार्बन कौन होता है, ये बात भी जानना जरूरी है गाइस। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप यानी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन को गाइस अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे रिलेटिव जो भी कार्बन जुड़ा हो उसे बीटा कार्बन, यानी ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। गाइस ये तीनों के तीनों कार्बन इस कंपाउंड में बीटा कार्बन हो फाइनली, जो कि आइडेंटिकल है। तो दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि बीटा कार्बन अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, एक बीटा कार्बन को कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव, तो जो OH माइनस यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, वो बेस क्या करेगा, इस डेल्टा H पे जो पार्शियली जनरेट होगा उस पे अपना ये लोन पेयर देगा और फाइनली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन इधर बच जाएगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा तो एक नया बॉन्ड आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा इस प्लस में, और इसमें एक नया बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा फाइनली। तो आपको एक एल्कीन मिल जाएगा कुछ इस तरह से। फाइन, इस तरह से बेस OH माइनस, यहाँ पे बेस OH माइनस H अब्स्ट्रॉक्ट करता है किस कार्बन से, बीटा कार्बन से। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है अल्फा बीटा के बीच में, इसीलिए इसे हम लोगों ने E1 मैकेनिज्म की लैंग्वेज में क्या लिखा था, बीटा एलिमिनेशन। फाइन, कहीं भी अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, इसीलिए मैं इसे बीटा एलिमिनेशन जोर दे रहा हूं। क्योंकि इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं कि मैकेनिज्म के साथ आगे लिखा हो सकता है कि ये रिएक्शन के साथ क्या हुआ है, E1 बाई बीटा एलिमिनेशन, E1 बाई अल्फा एलिमिनेशन, या E2 बाई अल्फा एलिमिनेशन, E2 बाई बीटा एलिमिनेशन। तो बात ध्यान रखना, ये कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। फाइन, इसे आप नोट कीजिए। फाइन, ओके फाइन। SN1 मैकेनिज्म के बेस्ड पे कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए, उसे हम लोग समझते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ये बोला गया। इट डज नॉट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। गाइज ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। फाइन, यानी रेट का क्या होगा, रेट इक्वल टू K इंटू RX, कंसंट्रेशन ऑफ RX। गाइज अच्छा, अगर रेट केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर जो होता है वही आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया गाइज, फर्स्ट। फाइन, अगली बात जरा देखिए क्या लिखा गया है, इफ टू elimination product can be formed, the major product will be according to the Sadjev या Jacobs rule। गाइज ये Sadjev Jacobs दोनों एक ही साइंटिस्ट के नेम है। फाइन, रशियन नेम उनका जेटसेव है, उसी का ट्रांसलेटेड वर्ड जर्मन में जब किया गया फाइनली तो उसे क्या बोला गया, सैडजेव बोला गया। फाइन, तो ये बात ध्यान रखना कि जब बोला गया कि किसी कंपाउंड में दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो, क्या दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो, कौन कौन से, यानी किसी रिस्पेक्ट में दो बीटा कार्बन हो, अगर किसी अल्फा के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे तो ऑब्वियसली दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। उस केस में प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग सही मेजर माना जाएगा, सैडजेव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट
मेजर माना जाएगा। सेट-जेफ रूल क्या होता है इसको समझते हैं, इससे पहले आप इसे नोट करें। गाइस हम लोगों ने एलिमिनेशन को इवन के थ्रू समझ रहे थे, अभी अगर हम लोगों ने उसको फोकस करते हुए इसको समझने का प्रयास करें तो जरा देखिएगा यहाँ पे जिससे ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है गाइस उसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। यानी बीटा आपके पास इस बार डिफरेंट आ गए, फाइन। यानी अगर इस बीटा से H निकालेंगे और यहाँ से Cl निकालेंगे गाइस तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अगर यहां से गाइस H निकालेंगे और यहां से Cl निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, फाइन। अच्छा डबल बॉन्ड यहां आएगा तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। यानी अगर आप देखें तो ये ट्रांस है और वो सिस है, ये क्या है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है और ये क्या है, सिस 2 ब्यूटीन। गाइस ये क्या है, 1 ब्यूटीन। अब हमें ये देखना है इन तीनों में मेजर कंटेंट कौन होगा। तो गाइज ये बात हमें सेट-जेफ ने बताया था, लेकिन यहीं से उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बोला था कि स्टेबिलिटी अगर आप देखो तो इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ये है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ये है। तो गाइज इस एल्कीन के पास कितने, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। सिमिलरली अगर इसमें आप देखें तो गाइज इसमें भी आपको नजर आएगा क्या, यहां पे अल्फा, यहां पे अल्फा, तो यहां पे भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे भी है, फाइन। यहां पे लेकिन अगर आप गाइज देखें तो इसके रिस्पेक्ट में केवल अल्फा कार्बन यहां पे है जो कि 2 ही हाइड्रोजन है। तो गाइज इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, फाइन। यानी गाइज ये जो एल्कीन्स आए हैं, ये जो आए हैं, ये दोनों क्या होंगे, मेजर होंगे और ये फाइनली क्या होगा, माइनर होगा। ओके गाइज। अच्छा अब सिस और ट्रांस में आप ऑब्वियसली जानते हो कि ट्रांस विल बी द मेजर, फाइन। क्यों, क्योंकि भैया इसमें CH3 आपस में अपोजिट है, मिनिमम रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, फाइन। तो अच्छा अब ये बात बताइए कि ये वाली एल्कीन कब मिलेगी। अच्छा यहां पे जो H है गाइस, अगर ये वाला H कोई सब्ट्रैक्ट करे, यानी अगर बेस यहां से H निकाले और यहां से Cl निकाले तो गाइस यही दोनों प्रोडक्ट में बनेंगे। यानी अब बीटा कार्बन पे अगर आप फोकस करें, बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो गाइस उन्होंने, सेट-जेफ ने यही ऑब्जर्व किया, बोला कि जब आपके पास एलिमिनेशन में 2 बीटा कार्बन हो या एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो उस बीटा कार्बन से यह एलिमिनेट करो जिसपे हाइड्रोजन मिनिमम हो। 2 पोजीशन थे बीटा, एक ये, इस पे गाइस 3 हाइड्रोजन थे, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से H निकाला तो स्टेबल एल्कीन आया। और फिर उन्होंने सेट-जेफ का एक रूल था कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्कीन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इस एल्कीन में अगर आप देखेंगे तो एक ही सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है, इसमें 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गाइस स्टेबल एल्कीन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हम मुझे सब पहले जानते हैं, फाइन। तो सेट-जेफ का रूल आई थिंक समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर उनके रूल को भी लिख लेते हैं। समझते हैं कि सेट-जेफ या जैटिब्स रूल क्या था। सेट-जेफ या जैटिब रूल क्या कहता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बेस। ध्यान दीजिए गाइस, ये भी छोटी सी बात है, स्मॉल बेस का मतलब लेस हिंडर्ड। बेस भी बल्कि हो सकते हैं, हैवियर हो सकते हैं, लेकिन सेट-जेफ ने किसके लिए रूल बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बेस लेस हिंडर्ड। सेट-जेफ सेड, उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सेट-जेफ का स्टेटमेंट था। जरा इन्हीं स्टेटमेंट को इसमें अप्लाई करते हैं गाइज। जरा देखिए, इसमें जिस पे लिविंग ग्रुप लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा, फाइन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। गाइज यहाँ पे इसके बगल वाला कार्बन ये बीटा है, इसके बगल वाला कार्बन ये बीटा है। जरा देखिए क्या है, इस बीटा के पास एक H है, इस बीटा के पास गाइज 3H है, 3H है इसके पास। तो सेट-जेफ क्या कहते हैं, कहते हैं उस बीटा कार्बन से H एलिमिनेट कीजिए जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो गाइज ये वाला H यहाँ से
रिमूव होगा और यहाँ से Cl रिमूव होगा, फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। फाइन। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर दूसरा भी कोई सोचे तो दूसरा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। फाइन। लेकिन गाइज हमें क्या जानते हैं कि ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेट-जेफ प्रोडक्ट भी बोलेंगे, सेट-जेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है गाइज, इसे जैसे सेट-जेफ प्रोडक्ट बोला तो इस प्रोडक्ट को भी अपनाने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था, उनका नाम था हॉफमैन। हॉफमैन, ठीक है, इसे बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन साहब की भी एक अपना अलग ही थ्योरी थी, अपना अलग ही रूल था। उन्होंने बोला था कि भैया कि ये भी मेरा प्रोडक्ट होगा। उन्होंने इसके लिए भी कुछ अपने तरीके बताए कि इसी रिएक्शन में ये एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये भी मेजर होगा। वो कब आएगा? उन्होंने कहा भैया अभी अल्कोहलिक KOH लिए हो, जब बेस कोई बड़ा हो जाए, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो जाए, तो वहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा ओवर सेट-जेफ प्रोडक्ट। फाइन। तो बात ध्यान रखना होगा कि केवल हमें एल्किल हैलाइड के नेचर को देख के ही हमें प्रोडक्ट नहीं बताना होता है, कभी कभी हमें इस बेस को भी देखना पड़ता है कि बेस कैसा है। फाइन। तो इस केस में आपका मेजर क्या आया? सेट-जेफ प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में वो माइनर प्रोडक्ट है। फाइन, इसे नोट कीजिए। गैस एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे हमने शुरुआत में आपको एग्जांपल्स में बताया था कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसे तो हम लोगों ने लर्न कर लिया कि अल्फा पोजीशन से हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। और ये भी समझा कि कौन सा बीटा का हाइड्रोजन ज्यादा फेवरेबल है गाइस, कौन सा? सेट-जेफ के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से निकालते हैं जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो या लेसर हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या कहता है गाइस, इसको भी समझते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ कंसंट्रेट एसिड एट एलिवेटेड टेम्परेचर आल्सो फॉलो गाइस E1 मैकेनिज्म। यानी गाइस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है ये भी E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। फाइन। चलिए हम मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअली कैसे होता होगा ये। फॉर एग्जांपल CH3, यहाँ पे ये CH3, वही वाला अल्कोहल अगर हम लोग वापस लें, इसकी रिएक्शन गाइस किससे कराएं? कोई कंसंट्रेट H2SO4 ले लें या गाइस केवल H+ के साथ कोई एलिवेटेड टेम्परेचर ले लें, H+ डेल्टा ले लें, तो इसके साथ गाइस फाइनली एलिमिनेशन होके वाटर निकल जाता है और यहाँ पे भी आपको एक एल्कीन मिलता है। फाइन। ये भी एक मैकेनिज्म के थ्रू ही कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग उस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप 1 में गाइस क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। गाइस फर्स्ट स्टेप में जो होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है बाई H+। फाइन। जैसे कि इस रिएक्शन में जो अभी हम लोगों ने लिया था, इस केस में आपका अल्कोहल कुछ इस तरह से है। और गाइस जो H2SO4 हम लोगों ने रिएक्शन में लिया है, H2SO4 कौन सा H2SO4? स्ट्रॉन्ग एसिड। गाइस H2SO4 आप जानते हैं कि H+ बहुत ही आसानी से रिलीज करेगा, तो H+ जो रिलीज करेगा वो ये लोन पेयर उस H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो फाइनली आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। फाइन। कुछ इस तरह से ये H देने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज। फाइन। एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल आएगा। गाइस जब स्टेप 2 के बारे में सोचते हैं, स्टेप 2 में अब गाइस ये क्या है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके बाद भी उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई नहीं करना चाहेगा तो फाइनली या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता गाइस क्योंकि वापस
रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, यानी इस स्टेप में क्या करेगा, अब ये वाटर यहां से धीरे धीरे रिमूव करेगा गाइज। तो जरा देखिए स्टेप 2 क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन गाइज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो दूसरे स्टेप में आपका वाटर रिमूव कर जाएगा। फाइनली ये गाइज, अब फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में गाइज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H+ फ्रॉम बीटा कार्बन। अब गाइस जो यहाँ पे वाटर निकला है वही वाटर क्या करेगा, एज ए बेस ट्रीट होगा, यहाँ पे एज ए बेस ट्रीट होगा। फाइनली गाइस यहाँ पे बीटा क्या है, लीविंग ग्रुप यहाँ पे वाटर है, यानी OH जिससे लगा हुआ गाइस वो क्या है, अल्फा कार्बन है, वो क्या है अल्फा कार्बन, यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन गाइस क्या है यहाँ पे अल्फा कार्बन। उसके रिस्पेक्ट में गाइस ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा। फाइनली कोई भी बीटा अब क्या करेगा, फाइनली ये गाइस जो H2O है, H2O अपना लोन पेयर इस डेल्टा पॉजिटिव को देगा जो कार्बन की वजह से इधर है, और जैसे जैसे ये लोन पेयर इस पॉजिटिव को देगा इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा गाइस, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इधर फाइनली चला आएगा। तो आपको एक अनसैचुरेशन बनता हुआ नजर आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, फाइनली दिस, यानी एक आपको एल्कीन यहाँ पे भी जनरेट होगा। फाइन। तो गाइस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जरा इन तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से आप देखिए। पहले स्टेप में गाइस प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का, जो H2SO4H+ देता है। गाइस H2SO4 हो या कभी कभी इसकी जगह पे H3PO4 होता है, या गाइस इसकी जगह पे क्या लेते हैं, H+ डेल्टा ले लेते हैं। फाइन। गाइस यहाँ पे कोई एसिड हो ये नहीं चलेगा। किसी के दिमाग में आ रहा सर कॉन्सेंट्रेट एसिड कोई भी ले लेके, HCl भी ले सकते हैं, नहीं भैया, HCl लेने से नुकसान क्या होगा, H+ तो इस पे अटैक कर देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, लेकिन Cl- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, वो न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह ट्रीट ना होके कार्बोकैटायन पे अटैक करके एल्किल हैलाइड जनरेट कर देगा। जबकि HSO4- अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्योंकि HSO4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो HSO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, HSO4 का स्ट्रक्चर ये होता। अब ये निगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये किसी के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं करेगा। फाइन। तो पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, या केवल H+ डेल्टा भी हो सकता है। दूसरे स्टेप में गाइस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। गाइस ये दूसरा स्टेप जो है यही स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट का कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ये स्टेप स्लो स्टेप है, यानी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो क्या जनरेट कर रहा है, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का कार्बोकैटायन। तो ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। थर्ड स्टेप फाइनली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H+ फ्रॉम बीटा कार्बन। गाइस फिर से यहाँ पे बीटा कार्बन से H निकलेगा और फाइनली अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा। फाइन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म आपके सामने है। गाइस फिर से यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता होगा कि सर यहाँ पे भी तो डिफरेंट बीटा कार्बन हो सकते हैं, तो उस केस में कौन सा बीटा H एलिमिनेट होगा। अभी भी मेरा जवाब वही है कि अगर आपके पास मोर देन 2 या मोर देन 1 बीटा पोजीशन है, बीटा कार्बन है, तो सेट जेफ के अकॉर्डिंग ही आप H एलिमिनेट करेंगे। फाइन, नोट कर लीजिए।
गाइस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये भी इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। 3 स्टेप में प्रोसेस होता है, जिसमें इसका आरडीएस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यानी गाइस कभी कभी आपसे पूछ सकता है ये, यानी यहाँ पे जो अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा गाइस कि अगर आपसे कोई रेट पूछे डिहाइड्रेशन का रेट, तो उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, कुछ आपके सामने मैं ये एक अल्कोहल ले लूं, मैं पूछूं कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे एक अल्कोहल ये ले लिया जिसे मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूं, दूसरा अल्कोहल सेकेंड में बोल दे रहा हूं, और तीसरा अल्कोहल कुछ इस तरह से। फाइन। अब मैं गाइज ये पूछूं कि किसका रेट डिहाइड्रेशन में फास्ट होगा, कौन सा H+ हीट के साथ या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ फास्टेस्ट रेट में डिहाइड्रेशन शो करेगा। तो गाइज अगर आप इसको देखें तो ये अगर मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से ये H जब निकलेगा तो फाइनली एक कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से जनरेट करेगा। अगर गाइज यहाँ से हम मैं देखूं कि ये OH प्रोटोनेट होने के बाद जब वाटर निकालेगा तो गाइज कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो इन तीनों में क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप बता पाओगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ में किसी के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है लेकिन फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, 3 3 6 3 9, यहाँ पे गाइज 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम द हाइपर कंजुगेशन एंड मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये, फिर ये, फिर ये। तो गाइज रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली यहीं पे आप ऑर्डर बना सकते हैं, यानी जो आपको ऑर्डर लिखा है ये बिल्कुल ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट से ये डिहाइड्रेशन होगा, फिर इसका, फिर इसका। फाइन गाइज, कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ, तो ये बात भी जानना जरूरी है। फाइन। और एक बात मुझे और बतानी यहाँ जरूरी है गाइज कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो एक टर्म्स आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट गाइज एलिमिनेशन के जस्ट बाद की रिएक्शन है। तो रीअरेंजमेंट में अभी मैं ज्यादा बातें बोल नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको केवल इतना समझा रहा हूं कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जब हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद तो फिर मैं वहां पे इसको फिर से डिस्कस करूंगा कि क्या इन्वॉल्वेशन होता है रीअरेंजमेंट का इन इवन मैकेनिज्म। फाइन, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सामने ये एग्जांपल दिया गया है। अब इसको अगर मैं बोलूं कि इस अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कीजिए, तो फाइनली जरा देखिए क्या सोचेंगे इसमें, जिस पे OH लगा हुआ है यानी वो अल्फा कार्बन है, फाइनली ये बीटा है और ये बीटा है। गाइज ये और ये दोनों बीटा आइडेंटिकल है, तो इसके बारे में अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना होता है, अल्फा से OH निकलता है और बीटा से H निकलता है, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो गाइज कौन सा बीटा यहाँ से निकालेंगे, वो बीटा H निकालेंगे जो सेटजेप सजेस्ट करता है। इन दोनों बीटा कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल देंगे। तो गाइज आपको जो एल्कीन मिलेगी वो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी, यानी ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा किसके अकॉर्डिंग, यानी इसे क्या बोलेंगे, सेटजेप प्रोडक्ट। फाइन, ये आपका क्या आएगा, मेजर। और अगर माइनर वाला बनाएगा इस तो दूसरा वाला कोई सोच सकता है कुछ इस तरह से यहां से, तो गाइज ये क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब भी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट आपके पास दिमाग में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि किसके अकॉर्डिंग हमें मेजर और माइनर के बारे में सोचना है, सेटजेप के अकॉर्डिंग। गाइज अगर इसमें देखें तो 3, यहाँ पे 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसके पास 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन गाइज है, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है गाइज मैक्सिमम स्टेबल होता है। फाइन, नोट कर लीजिए इसे।
जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं आपके सामने, कुछ इस तरह से, फाइन, और फिर मैं इससे पूछूं कि आप कंसंट्रेट H3PO4, मैंने एसिड बदल दिया है, मैंने बोला H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, या H+ डेल्टा हो सकता है। इसमें जरा प्रोडक्ट बताइए। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे प्रोडक्ट बताइए, तो फिर से कुछ लोग तुरंत सोचने लगे होंगे कि जिससे OH लगा हुआ ये अल्फा, ये बीटा, यहां पे भी बीटा और ये भी बीटा, लेकिन ये दोनों बीटा आइडेंटिकल हैं। तो ये एक बीटा, ये एक बीटा, ये इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यही वाला बीटा अपना सेट जब सजेस्ट करते हैं तो इसी बीटा से H निकाल लेंगे और फाइनली ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। अच्छा, किसी ने अगर यहां से निकाला तो प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा, हॉफमैन। ठीक है, अभी आप हॉफमैन लिखते चलिए, अभी सही समय आएगा तो हॉफमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली आपको मेजर प्रोडक्ट जानना हो। फाइन, नोट कर लीजिए इसे। एक पॉइंट और मेंशन है यहाँ पे, उसे पढ़ते हैं। बोला गया है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अनस्टेबल कार्बोकैटायन, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर and high concentration of acid, while 3 degree alcohol requires lower temperature and lower concentration of acid for dehydration। ये गाइज ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसे अगर आप देखिए तो स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। चल, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनता है तो कोई वो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होने के कारण वो कभी कार्बोकैटायन जनरेट नहीं करना चाहता। और हम ये बात देख रहे हैं कि जो डिहाइड्रेशन होता है उसका रेट जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो वो रेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होना चाहेगा। तो अगर उसका रेट आप चाहते हैं फास्ट हो तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर एलिवेटेड रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और एसिड मच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होना चाहिए, तब वो अल्कोहल फास्टेस्ट रेट से डिहाइड्रेट होगा। क्यों? क्योंकि हम ये रेट, ये ऑर्डर जानते हैं, ये रिलेशन जानते हैं, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उस अल्कोहल करस्पॉन्डिंग उतना ज्यादा रेट से डिहाइड्रेट होगा। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे गाइज ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। अलग अलग अल्कोहल्स हैं, रेट आपको बताना है। तो फाइनली अगर गाइज इसे आप देखें तो ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। फाइन, ये क्या है, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा ये दोनों अल्कोहल होने वाले हैं, यानी सबसे लोअर रेट का डिहाइड्रेशन S होगा, फिर R होगा। अच्छा, P और Q में कौन होगा गाइस, इसको भी आप देखना है। यानी अब आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे सोचना। यहां से जब OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज गाइस यहां पे आएगा, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज किस फैक्टर से स्टेबलाइज है, बेंजीन के प्लस एन इफेक्ट से और 2,2 मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन से। तो गाइज यहाँ पे रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन दोनों है, यहाँ पे केवल हाइपर कंजुगेशन है। तो P सबसे ज्यादा, देन Q, R, देन S, यानी ये ऑर्डर गाइज होगा किसका, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का। फाइन, तो इसी तरीके से हम लोगों ने गाइज E1 एलिमिनेशन को काफी हद तक, या E1 मैकेनिज्म को काफी हद तक समझ लिया। अगर एक बात सबको रिकैप करें कि क्या आज हम लोगों ने क्या सीखा आज, तो हम लोगों ने आज देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किसी कंपाउंड से एडजेसेंट कार्बन पे किसी ग्रुप का रिमूवल जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन बोलते हैं। ग्रुप के रिमूव होने से, एटम के रिमूव होने से अनसैचुरेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एल्कीन या अल्काइन प्रिपेयर होते हैं। जिसमें गाइस हम लोगों ने एग्जांपल किसका किसका लिया, डिहाइड्रेशन का, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का। स्टेप्स में अगर हम लोग देखें तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में गाइस 2 स्टेप की मैकेनिज्म थी। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता था,
दैट इज आरडीएस, और दूसरे केस में बीटा पोजीशन से गाइज एच निकलता था और फॉर्मेशन एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। फाइन। और बीटा एलिमिनेशन के लिए रूल किसने बताया? सैटजेफ ने बताया। फाइन। और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में गाइज हम लोगों ने ये देखा कि ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ये डिहाइड्रेट होके एल्कीन बनाते हैं, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और हमने इसके मैकेनिज्म देखे कि 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, दूसरे स्टेप में वाटर रिमूव करता है, कार्बोकेटायन बनता है गाइज, और थर्ड स्टेप में फाइनली बीटा एच निकल के प्रोडक्ट अनसैचुरेशन फॉर्मेशन होता है। फाइन। और जबकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इस मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फाइन। तो गाइज आज की क्लास यानी E1 मैकेनिज्म की क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं। हाँ, थोड़ी सी क्लास छोटी हो गई है। अगली क्लास में गाइज हम लोग E2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फाइनली E2 मैकेनिज्म जब पढ़ लेंगे तो E1 और E2 को कंपेयर करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।